चलिए आगे बढ़ते हैं। खास जानकारी आपसे साझा करें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की धुलाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अपने कर्मों का फल भुगत रहा है पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ कट्टरता में ही काम आती है। आतंक के हर रूप का विरोध होना चाहिए और पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की आतंक नीति किसी भी कीमत पर सफल नहीं होगी। हमारा पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, ये आतंकवाद के लिए ही जाना जाता है। हमारे बीच में हल किए जाने वाला मुद्दा केवल पाकिस्तान के अवैध रूप से कब्जाए भारतीय क्षेत्र को खाली करना है। तो एक बार फिर से जमकर धुलाई और खरी खोटी सुनाई गई है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या इससे कोई सबक पाकिस्तान ले रहा है या फिर एक बार फिर से वही अपनी कायराना करतूत को जारी रखेगा। वहीं यूएन में भारत को मिला रूस का साथ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए भारत लगातार दावेदारी कर रहा है और ऐसे में ये अच्छी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि यूएन में भारत को अब रूस का साथ मिलता नजर आ रहा है। हालांकि इन दिनों जो दोस्ती बढ़ रही है, दोस्ती पहले भी रही है, लेकिन फिर भी इन दिनों जो दोस्ती अब नजर आ रही है वाकई में पूरे दुनिया की तरफ या फिर यूं कहे कि दुनिया के बाकी ताकतवर देशों की और बढ़ता हुआ कदम है। यूएन के मंच पर कई बार हुई इसकी खूब चर्चा। अब भारत के पुराने साझेदार रूस ने भी जमकर वकालत की है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत ब्राजील का समर्थन किया। इसके अलावा यूएनएससी में दक्षिण के प्रतिनिधित्व की बात भी एक बार फिर से दोहराई। पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से इस बात को दोहराया गया है। फ्रांस, भूटान ने भी यूएन के मंच पर भारत का समर्थन किया है। अभी भी सदस्य नहीं है भारत, लगातार कोशिश जारी है और ऐसे में अब रूस का साथ है, अन्य देश का साथ है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए भारत लगातार दावेदारी तो जता रहा है, लेकिन अब जब साथ मिला है तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस दावेदारी को बल मिलेगा और जो सदस्यता फिलहाल भारत जा रहा है वो जल्दी ही मिलती हुई नजर आएगी। वही भजनलाल कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे बैठक होगी। भजनलाल कैबिनेट की बैठक इससे पहले 2 बार मीटिंग स्थगित हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी होनी थी, लेकिन कई बार ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से मीटिंग स्थगित हुई है। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार व्यस्त चल रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि बैठक में खनन नीति ये बेहद जरूरी है, क्योंकि खान विभाग फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास है। तो बैठक में खनन नीति, ग्रेड पे में बढ़ोतरी, ये भी मांग लगातार बनी हुई है। इसके अलावा तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों हैं जिसपे बातचीत होगी। सार्थक बहस के बाद उस पर मुहर लग सकती है और ये आज की कैबिनेट की मीटिंग की हम बात कर रहे हैं। अधीन मंत्रालय कर्मियों की ग्रेड पे बढ़ोतरी का फैसला भी संभव है। मुख्यमंत्री की ओर से हो चुका इस बारे में प्रस्ताव अनुमोदित, यानी कि मानकर चले कि अब मुहर लगनी बाकी है। इसके अलावा कैबिनेट के अनुमोदन के बाद ही पहनाया जाना है अमली जामा, इसलिए कैबिनेट की बैठक की खास मानी जा रही है। संस्थापन अधिकारी की ग्रेड पे पर 6000 से बढ़ाकर 600 रुपए ज्यादा करने का प्रस्ताव, यानी अब 6600 करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा खनन नीति, हीलिंग इन पॉलिसी का अनुमोदन संभव। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट राजस्थान के मद्देनजर उद्योगों को रियायत दी जा सकती है। रियायत के इन प्रस्तावों का अनुमोदन संभव। उद्योगों को जमीन आवंटन सहित अन्य प्रकरणों में छूट का अनुमोदन संभव। राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऊर्जा उत्पादन का अनुमोदन संभव। निजी क्षेत्र के सहयोग से इसके लिए ऊर्जा संयंत्र या सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का अनुमोदन संभव। सेवा नियमों में संशोधन का अनुमोदन भी संभव है। इसलिए कई मायनों में इस मीटिंग को खास माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी ये बैठकें होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार व्यस्त चल रहे थे। लेकिन अब जब वापस राजधानी जयपुर लौट आए हैं तो फिर ये प्रस्तावित मीटिंग यानी कि 3 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल पहला चरण जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बनाए 6 करोड़ सदस्यता अभियान, लगातार इस अभियान की तरफ तेजी बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिसमें तमाम दिग्गजों ने भी ताकत झोंक रखी है। तो पहला चरण संपन्न, जिसमें भाजपा ने 6 करोड़ सदस्य बना लिए हैं। 2 सितंबर से 25 सितंबर तक पहला चरण चला। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने सदस्य बनकर इस अभियान की शुरुआत की और इनमें 4 करोड़ सदस्य बने हैं 4 राज्यों, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और असम में, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक और बिहार में, और जैसे राज्य और भी हैं जिसमें अभियान अभी तक गति नहीं पकड़ पाई है। लेकिन ओवरऑल अगर पहले चरण की हम बात करें तो सदस्यता अभियान की समीक्षा की जा रही है। कमियों को दूर करते हुए 1 अक्टूबर से दूसरा चरण भी शुरू किया जाएगा। दूसरा चरण 1 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसके अलावा बीएल संतोष ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को शुभकामनाएं दी है।
अभियान में पिछड़े राज्यों में तेजी लाने की कोशिश फिलहाल शुरू कर दी गई है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है सदस्यता अभियान, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनावों में रिजल्ट आए तो फिर ये मानकर चला जा रहा था कि जब पहले सदस्यता अभियान का आगाज हुआ था और रिकॉर्ड तोड़ सदस्य बने थे और माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है, लेकिन तो फिर वैसे नतीजे क्यों नहीं, और इसलिए इस कोशिश को आगे बढ़ाते हुए एक नई स्ट्रैटेजी के तहत इस सदस्यता अभियान का एक बार फिर से आगाज किया गया। तमिलनाडु कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल। दरअसल एमके स्टालिन ने बेटे उदयनिधि को डिप्टी सीएम बना दिया है और आज दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण करेंगे उदयनिधि डिप्टी सीएम के तौर पर। वी सेंथिल, बालाजी डॉक्टर, गोवी चेजियान और राजेंद्रन और एसएम नासर भी स्टालिन मंत्रिपरिषद में शामिल। उदयनिधि के साथ चारों मंत्री भी राजभवन में शपथ लेंगे। तो थोड़ा सा फेरबदल, उस फेरबदल के जरिए ये शपथ ग्रहण होगा। सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए थे उदयनिधि। वहीं सेंथिल बालाजी का 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत भी दी। तो फिर कई तरह से अब ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि अब वही डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं, जो कि पिछले कुछ दिनों पहले विवादित बयान के जरिए सुर्खियों में आए थे। दूसरी ओर देखा जाए तो और जो मंत्री हैं वो भी 4 मंत्रियों का हम जिक्र कर रहे हैं, वो भी राजभवन में डिप्टी सीएम के साथ शपथ लेंगे, जो कि सेंथिल बालाजी को 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिली है। तो कोई ना कोई विवादित ऐसे जो आज शपथ लेते हुए नजर आएगी। अब देखना होगा कि इस शपथ ग्रहण के बाद किस तरह से सियासत तेज होती नजर आएगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू। दरअसल केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम ने महाराष्ट्र में समीक्षा की और 26 नवंबर से पहले कराया जाएगा महाराष्ट्र में चुनाव। त्योहारों को ध्यान में रखकर दरअसल चुनाव तारीखों की जल्द घोषणा होने की भी संभावना है। 3 साल से एक ही पद पर जमे अधिकारियों के स्थानांतरण का भी आदेश दे दिया गया। राजनीतिक दलों ने त्योहारों को देखते हुए चुनाव तिथि तय करने का अनुरोध किया। आयोग ने फेक न्यूज के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। तो आने वाले समय में त्योहार और उसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है और बहुत जल्द तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में सियासत एक बार फिर से तेज हो जाएगी। चुनाव त्योहारों को ध्यान में रखकर तारीखों का जल्द ऐलान होने की जानकारी। 3 साल से एक ही पद पर जमे अधिकारियों को भी स्थानांतरण के आदेश दे दिए गए हैं। यह भी एक बड़ा बदलाव होगा। राजनीतिक दलों ने त्योहारों को देखते हुए चुनाव तिथि तय करने का अनुरोध किया और उसी के तहत आयोग ने फेक न्यूज के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर त्योहारों को देखते हुए तारीखों का ऐलान हो जाता है तो फिर इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि कोई भी इस तरह की खबर ना हो जिससे सोशल मीडिया या फिर किसी की पर्सनल लाइफ में सियासत होती नजर आए, जो कि राजनीति से जुड़े लोग। एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। गुरमीत राम रहीम ने फिर मांगी पैरोल। यह जानकारी, हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले उसने पैरोल मांगी है। अब ये बड़ा विवाद तो पहले भी हो चुका है कि जब जब चुनाव आते हैं तो उसे पैरोल मिल जाती है, जमानत पे बाहर आ जाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही, जैसे कि हम जिक्र करें कि पिछले महीने ही 21 दिन की फरलो दी गई थी राम रहीम को, और इस बार 20 दिन की पैरोल की डिमांड की है। राज्य सरकार ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भेजी एप्लीकेशन और इस समय हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है डेरा प्रमुख। 2017 में 20 साल की सजा सुनाई गई थी राम रहीम को। अब तक 13 बार पैरोल से बाहर आ चुका है राम रहीम, लेकिन अब देखना होगा कि क्या इस बार भी राहत मिलेगी, और अगर राहत मिल जाती है, वो बाहर आ जाता है ठीक चुनाव से पहले, तो फिर इसके बाहर आने के बाद किस तरह की सियासत शुरू होगी और इससे किसको कितना फायदा होगा, और जो एप्लीकेशन भेजी गई है पैरोल को लेकर क्या इस पर सहमति बनती है, यानी कि इस राम रहीम को राहत मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। उत्तरी राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से तूफानी बारिश। श्रीगंगानगर बीकानेर के सिस्टम के प्रभाव से कल दोपहर बाद तूफानी बरसात। वहीं डूंगरपुर का जिक्र करें, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा समेत कई जिलों में दर्ज हुई हल्की बरसात। मौसम विभाग ने आज भी 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। पिछले 24 घंटे में डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में हुई करीब 4 इंच बारिश। तो दूसरी ओर जैसलमेर में 40 डिग्री के पार तापमान पहुंचा है। जब मानसून धीरे धीरे अपने अंतिम कगार तक पहुंच गया था, ये मानकर चला जा रहा था कि चलो अब बारिश रुक गई है, मानसून खत्म होने की कगार पर है, लेकिन फिर एक बार इन इलाकों में एक्टिव हो गया। तो दूसरी तरफ कई इलाकों में 40 डिग्री के पार भी तापमान पहुंचा है।
खबर खेल के मैदान से, भारत बनाम बांग्लादेश टी20 सीरीज। बीसीसीआई ने किया 15 सदस्यीय टीम का ऐलान। दरअसल सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में उतरेगी टीम और तेज गेंदबाज मयंक यादव और ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी पहली बार टीम में है। तो ये बदलाव किया गया है। तो वहीं 3 साल के बाद वरुण चक्रवर्ती की फिर से टीम में वापसी हो गई है। 3 साल के बाद जरा सोचिएगा, अब या तो वो पूरे तरीके से अपने परफॉर्म में होंगे या फिर 3 साल का असर, जो गैप हुआ है, उसका असर होता हुआ नजर आएगा। संजू सैमसन और जितेश शर्मा के रूप में 2 विकेट कीपर शामिल। अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, रियान पराग, सुंदर, रवि बिश्नोई को जगह मिली है और टेस्ट टीम का हिस्सा रहे शुभमन, यशस्वी और ऋषभ पंत को आराम दिया गया है। हालांकि टेस्ट टीम में इनको एक खास जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जो परफॉर्मेंस दी गई, अभी माना जा रहा है कि इन्हें फिलहाल रेस्ट दे दिया गया है और जो नए चेहरे लिए गए हैं, देखना होगा कि किस तरह से वो भारत को जीत दिलाने में कामयाब हो पाएंगे। भारत बनाम बांग्लादेश टी20 सीरीज बहुत जल्द शुरू होने वाली है। टेस्ट टीम का हिस्सा रहे शुभमन, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत को फिलहाल इसमें आराम दिया गया है। फिलहाल 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हो चुका है।